Hello student. Today we are going to learn a new topic. The topic name is The Revolution and Everyday Life. जब 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद मतलब सभी लोग अभी इंडिपेंडेंट रहने का एक अच्छा उनको एक मौका मिल गया था। और अभी उनको लगता था अपने देश पर कोई भी किंग रूल नहीं कर रहा है, ना कोई जेकोबियन क्लब जैसा कोई क्लब जो अच्छा वर्क नहीं करता, जो रेन ऑफ टेरर के लिए हमने देखा आतंक भरा राज्य उन्होंने बनाया था उस पीरियड में। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देश एक ऐसा हो जाएगा जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी बनेगी। मतलब पूरे यूरोप में अगर कौन सा देश खुद की आइडेंटिटी अगर पहले बनाई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फ्रांस। फ्रांस ने 1789 में अपने खुद ही देश को उसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई। 1791 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये सब कुछ बन गया। अभी आपकी बुक में दिया है कि वो अभी पूरे फ्री है। अभी उनके ऊपर किसी का भी रूल नहीं है, या फिर कोई किंग नहीं है, या फिर जेकोबिन क्लब जैसा कोई काम नहीं कर रहा है। तो अभी उनका देश कैसा बना है, तो एक इंडिपेंडेंट जैसा पार्ट उनके लाइफ में मौका मिला। अभी उनको जो जिस टाइप के कपड़े पहनना है, या फिर उनको जो पसंद आते हैं चीजों को, वो उस टाइप से जिंदगी जी रहे थे। वो इंडिपेंडेंट जो है अभी उनको एक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कॉन्सेप्ट है उनके देश के सामने बनती गई। उसके पहले अभी हम यहाँ पर लेते हैं कि 1789 was the abolition of the censorship। सेंसरशिप का मतलब होता है कि वहां पर मीडिया फ्री हो गई। मतलब वहां पर राइट टू स्पीच का अधिकार दिया गया। पहले कैसा था कि पहले राजा से पूछकर ही, जैसे न्यूज़पेपर है या फिर उसमें जो बुक्स है, इनको पहले देखा जाता था कि अगर उनके खिलाफ में कुछ लिखा है तो उनको निकाल देते थे। लेकिन सेंसरशिप लागू वो बैन हो गई। सेंसरशिप का मतलब होता है वहां पर जो अभी कोई किंग या ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं थी पावरफुल जो अपने मन से काम कर सकते थे। और अभी वहां पर क्या हुआ कि मीडिया एकदम फ्री हो गई। नहीं तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले जो लुइस 16 था, तो लुइस 16 कैसा था कि जिस उसके खिलाफ में कोई लिख नहीं सकता, उसके खिलाफ में कोई बोल सकता नहीं। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो पहले से इसको निकाल देता था। तो जिसके कारण मतलब वहां पर पहले सेंसरशिप लागू रहती थी। मतलब वहां पर मीडिया फ्री नहीं था। लेकिन जब से 1789 क्या हुआ वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप हटा दिया गया। अभी वहां पर क्या हुआ कि कोई भी ऐसा मेन पावरफुल नहीं है। कॉमन जनता अपने डिसीजन और अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में बोल सकते थे। राइट टू स्पीच का अधिकार उनको मिला था। उनको जो लिखना है वो लिख सकते थे, वो बुक्स में लिख सकते थे, वो सॉन्ग लिख सकते थे। ऐसा इंडिपेंडेंट उनको यहाँ पर मिलता गया। तो समझ लो सेंसरशिप बैन होना मतलब वहां पर किंग के अधिकारों को कंट्रोल में रखा गया था। बाद में यहाँ पर आता है ओल्ड रेजिम ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो जैसे बुक्स है, न्यूज़पेपर और प्लेस है, ये करने के लिए पहले कैसा था कि पहले लुइस 16 की परमिशन चाहिए। अगर वो बोलता है उसको में कुछ हटाना है तो वो हटा सकते थे। लेकिन अभी में क्या हुआ, वो पूरा देश फ्रांस जो है अभी वो पूरा मुक्त हो गया। राइट टू स्पीच का अधिकार मिला, कॉन्स्टिट्यूशन बना और उनमें जो लिखा था उसको ये फॉलो करते थे। तो उसमें ऐसा कोई वन पर्सन है, उनकी अथॉरिटी नहीं चलती थी कि मेरे खिलाफ में कुछ मत लिखो। अभी जो देश में होता था, जो इवेंट्स, जो घटनाएं होती थी, वो अपने मन से वो लिख सकते थे। बाद में था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये लागू कर दिया गया था पूरे देश में, फ्रांस में। इसके से राइट टू स्पीच का अधिकार मिला। मतलब जिनको अपने मन में अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार उनको मिला। मतलब अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कोई न्यूज लिख सकते हैं, बुक्स या मैगजीन के जरिए उन्होंने सब कुछ काम करना शुरू किया। बाद में सेकंड है एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। उनको एकदम नेचुरल राइट्स दिए गए। जो लाइफ में जिंदा रहने के लिए जो राइट चाहिए वो राइट्स उनको पहली बार मिले। फ्रीडम ऑफ प्रेस, पहली बार प्रेस जो है वो फ्री हो गई क्योंकि सेंसरशिप जो है एबोलिश कर दी गई है। मतलब 1789 में क्या हुआ था वाज द एबोलिशन ऑफ द सेंसरशिप। सेंसरशिप पूरा हटा दिया था। इसी वजह से प्रेस का पूरा इंडिपेंडेंट लिख सकते थे। मतलब जिसकी गलती है उनके खिलाफ में डायरेक्टली लिख सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे,
या फिर वो गाने लिख सकते थे, वो कोई आर्टिकल लिख सकते थे या कोई मैगजीन लिख सकते थे, जिनके खिलाफ में वो लिख सकते क्योंकि उनको राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरा अधिकार दिया गया था। बाद में प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड, बाद में ऐसा हो कि पूरा 1789 के बाद वो पूरा देश एक इंडिपेंडेंट का एक माहौल उनके देश में आया था। तो न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स और बुक्स का एकदम फ्लड आया था। अलग अलग जो फिलोसोफर थे, जैसे हमने इसके पहले लिए थे जीन जैक रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है और जॉन लॉक है। इन्होंने जो किताबें लिखी थी तो उनकी किताबों को पहली बार स्प्रेड किया गया, जनता के पास पहुंचाया गया। पूरे फ्रांस के लोग अभी उनको अच्छी तरह से पढ़ भी सकते थे। उनके न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ऐसे बहुत सी बातें उनके बारे में आती थी। तो पहली बार इतना फ्लड आया, तो समझ फ्लड का मतलब होता है कि उनके जो फ्रीडम का जो एनवायरनमेंट है वो पूरे जगह पर फ्रांस में पहुंच गया था। क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमने यहाँ पर लिया है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो कॉमन जनता की लाइफ अभी एकदम सुकून वाली जिंदगी थी, क्योंकि उनके देश में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी, ये तीन कॉन्सेप्ट को उन्होंने लागू कर दिया था। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी के बारे में डिस्कस किया। नेपोलियन बोनापार्ट बाद में 1804 में क्या हुआ, तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को एक एम्परर घोषित कर दिया। मतलब इतना टाइम होने के बाद एक देश डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट हो गया था। 1791 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद एक एम्परर है ऐसा घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद उसने क्या किया, कुछ बहुत सी इंप्रूवमेंट तो किए, लेकिन जो जो स्लेवरी थी वो वैसे बहुत दिनों से चल रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट को पता है कि आपको कि उसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप बोला जाता है। मतलब जितने भी इंप्रूवमेंट किए हैं तो पूरे यूरोप में फ्रांस में पहली बार वो इंप्रूवमेंट हुए। मतलब फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में एक उसका अलग स्टेटस बना। स्टेटस कैसे बना, क्योंकि उस पीरियड में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो उसमें इंप्रूवमेंट किए थे, वो इस इंप्रूवमेंट वो क्या थे वो ध्यान में रखना है। उसने सिविल कोड बनाए थे, मतलब उसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। उसके जो राइट उसने जो रूल्स बनाए थे उस रूल को बोलते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड भी बोला जाता था। उसके बाद उसने क्या किया, जो देश में बहुत से प्रॉब्लम थे, पहला उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले कैसा था कि पहले कॉमन जनता को प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। मतलब पूरा देश ये एक राजा का है और बाकी जो लोग रहते हैं गुलाम हैं। मतलब यहाँ पर आप किराए से रहते हो और इसलिए आप टैक्स पे करते हो। ऐसी एक मेंटेलिटी मोनार्ची में बनी थी, मतलब देश पूरा एक किंग का है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने क्या किया, सबको प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्लॉट खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर खरीद सकते हो, ये पूरा अधिकार दे दिया। बाद में और यूनिफॉर्म सिस्टम बना। यूनिफॉर्म मतलब होता है जैसे आज हम देखते हैं पोस्टमैन का एक यूनिफॉर्म रहता है, पुलिस का एक यूनिफॉर्म रहता है, वैसे सबके यूनिफॉर्म उसने उस पीरियड में बना दिए। मतलब डॉक्टर का, वहाँ के जो जो लोग काम करते थे उनके अलग अलग यूनिफॉर्म सिस्टम बनाई थी, तो जिससे लोग डायरेक्टली पहचाने जा सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने उस पीरियड में क्या किया था, यूनिफॉर्म सिस्टम को शुरुआत किया था। वेट एंड मेजरमेंट उन्होंने बनाया बाद में। वेट एंड मेजरमेंट क्या रहता है, जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं 1 kg या 2 kg ऐसे चीजें हम उस वेट के हिसाब से लेते हैं। तो ये वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी उस पीरियड में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट की थी। उसके बाद डेसिमल सिस्टम को भी उसने लागू कर दिया था बहुत सी जगह पर। तो ये है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी और डेमोक्रेसी को उसने मजबूत बनाया था। और बाद में ऐसा हुआ कि अपने देश में टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय, उन्होंने भी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि उस पूरे पीरियड में ऐसा हुआ कि फ्रांस ही एकमात्र देश था जिसने अपनी खुद की आइडेंटिटी जो यूरोप में दिखाई थी, और वो इसके पहले किसी ने नहीं दिखाई। बाद में क्या हुआ, यूरोप के में फ्रांस को ही लोग कॉपी करते थे। मतलब फ्रांस का कैसा फ्लैग है, फ्रांस की कैसी कैपिटल है, उनकी करेंसी है, मतलब फ्रांस को ही बाद में लोग फॉलो करते थे। लोगों को लगता था कि अपना भी देश ऐसा एक इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक वे से चलता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उस देश में पूरे यूरोपियन कंट्री वाले उनकी कॉपी करने लगे। उनकी जैसे करेंसी है, वेट और मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिकार दिया और उसके साथ साथ
अपना फ्लैग बनाना शुरू कर दिया। ये सभी काम उस पीरियड में किए हैं, तो पूरे यूरोपियन लोगों ने फ्रांस की कॉपी करना शुरू कर दिया। इसलिए ध्यान में रखना है कि जो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन के साथ उनकी एवरीडे लाइफ में भी थोड़ा सा एक अलग ही उनको अंदाज मिलना शुरू हुआ, और उनके एक फ्री लाइफ का उनको एक मौका मिला। क्योंकि पहले किंग के लाइफ में एक डिस्क्रिमिनेशन रहता था, वो डिस्क्रिमिनेशन पूरा हट गया था। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप ने बाद में एक्सेप्ट किए, लेकिन ये फ्रांस में पहली बार स्टार्ट हुए। और उसके साथ साथ उन्होंने बुक्स है, न्यूज़पेपर है, प्लेज है, पॉम्पलेट्स है, ये सब कुछ अपने मन से बना सकते हैं। राइट टू स्पीच का अधिकार मिला, कॉन्स्टिट्यूशन उनका था। ये सब कुछ इतना अच्छा कुछ वहां पर हो गया, जिसकी वजह से अभी वो देश एक अलग ही खुद को महसूस करते थे। उनके एवरीडे जो लाइफ है वो एकदम फ्री थी, क्योंकि उनका खुद का एक नेशनल एंथम बना, उनका खुद के एक कैपिटल बनी, देश की करेंसी बनी। और ये वेट और मेजरमेंट है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार, ये ऐसे ऐसे अलग अलग अधिकार देने की वजह से फ्रांस को एक अलग ही लेवल पर लेके गए। पूरे यूरोप में आज फ्रांस की एक अलग स्टेटस है, ध्यान में रखना है।